हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ आप लोग के लिए इकोनॉमी लेक्चर नंबर 9 जिसको हम करेंगे और जल्द ही मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी इकोनॉमी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप यूपी पीसीएस आरओ या आरओ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पूरे लगभग 30-33 साल का पूरा क्वेश्चन है जी। नोट्स के साथ साथ इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये तो आपको पता ही होगा। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि मैंने हम लोगों ने मतलब इसका प्लेलिस्ट सबका बनवा रखा है सब्जेक्ट वाइज, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे चैनल पे। तो आइए ज्वाइन करिए और टेस्ट भी करिए, अपने तैयारी को मजबूत करिए और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9। तो इकोनॉमी में आज हम करेंगे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में। जो नोट्स है देखिए। तो आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसके सदस्यों की देशों की सदस्यता 27 दिसंबर 1945 को प्रभावी हुई। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। वर्तमान में इसमें कुल 190 सदस्य हैं। इसका 190वां सदस्य अंडोरा है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। देखिए कार्य क्या है? कार्य है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संबंधी तरलता की समस्या का समाधान करना, विनिमय दरों में स्थायित्व लाना, देशों को भुगतान संतुलन को दूर करने हेतु ऋण देना। और सदस्यता है आईएमएफ की सदस्य हेतु दो आवश्यक शर्तें हैं। पहला है विश्व बैंक की सदस्यता होना, दूसरा है आईएमएफ में निर्धारित अंशदान को जमा करना। तो आईएमएफ में कोटा का निर्धारण देश की जिस व्यापार में हिस्सेदारी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक विकास के आधार पर निर्धारित होता है। देशों को अपने कोटा का 25% हार्ड मनी सर्व स्वीकार्य मुद्रा, जिसमें डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और युआन जिसे रेमिनबी शामिल हैं, तो 75% अपनी मुद्रा में चुकाना होता है। आईएमएफ लेखा का मुद्रा विशेष आहरण स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर कहलाती है। इसका मूल्य 5 मुद्राओं द्वारा निर्धारित होता है। वो है डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, युआन। आईएमएफ द्वारा विश्व आर्थिक परिदृश्य वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित किया जाता है। आईएमएफ में 2.75% कोटा तथा 8वां बड़ा कोटा धारक देश है। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो विश्व बैंक समूह में 5 संगठन हैं। पहला संगठन है आईबीआरडी। तो इसमें वर्ल्ड बैंक में 5 समूह कौन से? पहला आईबीआर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। और इसका विकास एवं पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना इसका कार्य है। दूसरा है आईडीए, और जिसे अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। इसे 1960 में विकास हेतु ऋण बनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय आईएफसी होता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, और इसको जो होता है 1956 में बनाया गया निजी क्षेत्र को ऋण देने के लिए। अगला है मीगा, जिसे बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था कहते हैं। 1988 में बना गैर व्यापारिक जोखिम हेतु निवेश गारंटी के लिए। निवेश विवादों को निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईसीएसआईडी बना 1966 में विवादों के निपटारे के लिए। तो डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में इस संगठन में 164 देश हैं और 164वां देश है अफगानिस्तान। तो विश्व व्यापार के माध्यम से विश्व के संसाधन की कुशलतम प्रयोग सुनिश्चित कर लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना इस संगठन के तहत समझौते हैं निम्नलिखित कौन कौन से? एक है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एओए, और दूसरा है नामा, जिसे नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस कहते हैं। तो अगर सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता जिसे गैट्स बोलते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड इन सर्विस। और अगला है ट्रिप्स, जिसे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स तथा रेड बॉक्स सब्सिडी की मदें हैं। ग्रीन बॉक्स एवं ब्लू बॉक्स में आने वाली मदों पर सब्सिडी की अनुमति है, जबकि रेड बॉक्स वाली मदों पर सब्सिडी समाप्त की जा चुकी है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी को भी चरणबद्ध रूप से समाप्त करना है। बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं पेटेंट, औद्योगिक उत्पादों का अधिकार। दूसरा है कॉपीराइट, भौतिक रचना जैसे संगीत, पुस्तक आदि का। और तीसरा है भौगोलिक संकेतक जिसे जीआई टैग बोलते हैं, जैसे बनारसी साड़ी। और ट्रेडमार्क क्या होता है? व्यापारिक चिन्ह होता है, जैसे एगोमार्क। एसीआई पहला क्वेश्चन क्या है? एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आईआईबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईआईबी के कुल 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। आईआईबी में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है। तो इसका जो पहला है 80 जो है इसके धारक हैं, मतलब
शेयरधारक हैं। तो वर्ष 2016 में 57 संस्थापक सदस्यों, जिसमें 37 क्षेत्रीय और 20 गैर क्षेत्रीय द्वारा परिचालित एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। वैश्विक स्तर पर 2023 तक इस बैंक के 106 अनुमोदित सदस्य, जिसमें से 47 क्षेत्रीय और 45 गैर क्षेत्रीय एवं 14 प्रोस्पेक्टिव सदस्य हैं। आईआईबी ने जनवरी 2016 में कार्य संचालन प्रारंभ किया था। एशिया के देशों के साथ अन्य महाद्वीपों के देश कनाडा, मिस्र, फ्रांस, इथियोपिया और यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी आदि भी शामिल हैं। आईआईबी में सबसे बड़ा शेयरधारक चीन है, उसके बाद भारत का स्थान है। इस प्रकार प्रसंगत कथनों में केवल कथन एक सही है, जबकि 2-3 सही नहीं है। यूनेस्को के तत्वावधान में भारत सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। 6 से 12 मार्च 1995 के मध्य कोपेनहेगन में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो लगभग उसके देश हैं 189। तो ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, लेकिन इस संस्था की सदस्यता वर्ष 1945 प्रभावी हुई। वर्तमान में विश्व बैंक के कुल 189 देश हैं। 2016 में 189वां देश कौन सा है? नौरू। अगला चौथा क्वेश्चन है, उधार एजेंसी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसारित है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है, तो पहला ही सही है, इसी के लिए है। तो 1960 में स्थापित उधार एजेंसी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है एसोसिएशन है, वो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रसारित। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उधार सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं। 5वां है सार्वभौम संरचना, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है? तो ये क्या है? एशिया में अवसंरचना के उन्नयन के लिए एशियान का उपक्रमण जो एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गए साख से वित्त पोषित है। तो दूसरा चाहिए, वित्त सरकारी क्षेत्रक और संस्थापक निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग से जो जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों की तैयारी और संरचनात्मक सुधार सुकर बनाता है। उभरते हुए बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्था में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा सार्वभौमिक अवसंरचना सुधार केंद्र स्थापित किया गया। ये सरकार निजी भागीदारी तथा वाणिज्यिक व्यवहार की सामर्थ्य वाली परियोजनाओं पर केंद्रित है। सितंबर 2014 में अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने अपने अधिशेष में से $15 मिलियन सार्वभौम अवसंरचना सुविधा केंद्र में प्रारंभिक मूल पूंजी के रूप में आंतरिक करने का अनुमोदन किया था। अगला है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम द्वारा या आपके अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंकों द्वारा। तो ये आपका बी सही है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा मतलब वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व विकास रिपोर्ट 2021 में किस पर बल दिया गया? तो बल दिया गया था दरिद्रता पर प्रहार के लिए। नेक्स्ट है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय, तो अभी 2023 की थीम क्या है? माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज। ठीक है, अब 8वां क्या है? 8वां विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्थाएं लो इनकम इकोनॉमिक्स वे हैं जिनके लिए 1994 प्रति व्यक्ति जीएनपी थी। तो कितनी थी? $775 या कम। तो आइए प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला है नेक्स्ट, विश्व विकास रिपोर्ट 2000 के अनुसार प्रति व्यक्ति उच्चतम आय लग्जमबर्ग में। तो प्रश्नकाल तथा विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास संकेतक WDI के अनुसार PPP के आधार पर 2021 में भी विकल्पगत देशों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय लग्जमबर्ग का ही है। विश्व बैंक द्वारा जारी विकास संकेतक WDI के अनुसार 2021 में PPP के आधार पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश बरमूडा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को उप सूचकांक नहीं है? तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये नहीं, करों का भुगतान, संपत्ति का पंजीकरण, निर्माण परमिट का संबंधी कार्य सब है। तो विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक क्या क्या है? पहला, व्यवसाय प्रारंभ करना, निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना और विद्युत प्राप्त करना, संपत्ति का पंजीकरण कराना, अल्पसंख्यक निवेशकों को संरक्षण देना और ऋण प्राप्त करना और करों का भुगतान करना, सीमाओं के व्यापार करना, अनुबंधों पर लागू होना, ऋण शोधन अक्षमता का समाधान और श्रम बाजार का विनिमय करना, ये सब है। अगला 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो वो रखा गया था 100 पे। तो अभी 2021 में विश्व बैंक द्वारा रिपोर्ट जारी न करने की घोषणा की गई है।
तो अभी 190 देशों की सूची में 23 नंबर भारत का है। अगला, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की? तो वर्ल्ड बैंक ने की। अगला है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है, प्रकाशित करता है? तो करता है विश्व बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये विश्व बैंक रिपोर्ट जारी करता है। तो विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान है। तो ये तो सही है। 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का 77वां स्थान था, ये भी सही है। तो इस तरह से देख लीजिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसमें 19 की भी रैंकिंग पूछी गई है। व्यवसाय करने की सरलता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है कितना है? विगत वर्ष 77 से 63वां था स्थान। तो ये भी देखिए बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन। विश्व बैंक एवं डीआईपीपी द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी कई कारोबार सुगमता रैंकिंग में किन 2 राज्यों को संयुक्त रूप से पहला दर्जा मिला? तो किसको मिला था? तो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना को मिला था। अभी आप देखेंगे 2022 में जारी की गई व्यापार कार्य सुधार योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में शीर्ष अचीवर्स राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना। 17वां विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो वह विश्व बैंक जारी करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ये भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो ये जरूर याद रखिएगा कौन सा रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है। निम्न देशों में से किस एक का प्रति व्यक्ति न्यूनतम है? तो भारत का। तो इसमें तो अभी क्या है? तो अतः वर्तमान में बी सही उत्तर होगा, मतलब भाई भारत का है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो वह चीन की है। ठीक है, और भारत की तीसरी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो वह है आपका जापान। तो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए जबकि यूएसए तथा चीन क्रमशः पहले और दूसरे हैं, इसी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो विश्व बैंक के नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार जो मतलब 2021 के भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था राज्य अमेरिका, चीन, जापान तथा जर्मनी के बाद है। जबकि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था चीन अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। तो 5वीं है भारत की अर्थव्यवस्था और इसमें तीसरी है। तो क्रय शक्ति समतुल्य की माप के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी देशों की चौथी अर्थव्यवस्था बनी रही है। पहले 3 क्रम कौन सा है? तो इसमें बता नहीं सकते क्योंकि डाटा तो अब चेंज हो चुके हैं। तो पहले चीन 3 में आएंगे, यूएसए, चीन, जापान। क्या इसमें यूएसए, चीन, जापान है? तो यहाँ पर है, बोल सकते हैं। तो भारत है। अगला है निम्न है, तो ठीक है। पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान कितना है? तो विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान चीन, यूएसए तथा भारत तीसरे स्थान पे पीपीपी रैंकिंग के अनुसार। जबकि आयतन आंकड़ों के अनुसार पीपीपी के आधार पर विश्व की 3 अवस्थाएं हैं, तीसरे स्थान पर बोल सकते हैं, इसमें तो दिया नहीं है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना की जाती है। पीपीपी के संदर्भ में डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, 5वां है। तो तीसरा है, अभी आपने देखा, ये तीसरे पर स्थान पे पीपीपी मॉडल पे। अगला है अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत की जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ थी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2008 के अनुसार निम्न देशों को उनकी अर्थव्यवस्था के आकार के अवरोही क्रम में अवस्थित करना है। तो इसका हो जाए यूएसए, चीन, यूके, भारत। तो अभी क्या है? अभी चीन है, यूएसए, फिर भारत है, और जो है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी, भारत। ठीक है। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? तो रखा है 2024 तक। तो 2025 बताया गया था, लेकिन अन्य स्रोतों से 2024 मान्य है।
तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण जो भारत के अंतरशासनिक द्विपक्षीय करारों के अनुसार विकास कार्यक्रमों के लिए राशि उपलब्ध कराते हैं, मुख्यतः देते हैं, क्या देते हैं? वो तकनीकी सहायता देते हैं, सुगम ऋण को जो ब्याज सहित तो वापस चुकाने होंगे ये देते हैं, और तीसरा है वह अनुदान जो वापस नहीं चुकाने होंगे वो देते हैं। तो गरीबी निवारण के लिए खाद्य सहायता ये नहीं होगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा होगा। भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए जाते हैं? तो दिए जाते हैं मतलब वर्ल्ड बैंक द्वारा। विश्व विकास फोरम IDF जब पहले जाना जाता था, ये जाना जाता था भारत का सहायता क्लब के रूप में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अभी हाल में विश्व बैंक के साथ 220 बिलियन डॉलर का समझौता किया? तो वह किया बिहार ने। विश्व बैंक ने 2007 में भारत को 600 मिलियन डॉलर का ऋण तथा रियासती साख की स्वीकृति की घोषणा की है ताकि शक्तिशाली बनाया जा सके ग्रामीण सहकारी ढांचे को। विश्व बैंक ने अभी हाल में ही भारत को 944 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। निम्न से किस क्षेत्र के लिए ऋण नहीं है? तो ये ऋण जो है किसके लिए नहीं है? ग्रामीण सड़कें एवं स्वच्छता के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। इसके कितने घटक हैं? तो इसके 4 घटक हैं। 4 घटकों में उभरती हुई कृषि या नवोन्मेष व्यवस्था में एक उत्प्रेरक के रूप में ICAR की भूमिका को सुदृढ़ करना, दूसरा है उपभोक्ता प्रणाली के लिए कृषि उत्पादन में शोध, और तीसरा सतत ग्रामीण आजीविका सुरक्षा पर शोध, और चौथा कृषि विज्ञान में बुनियादी एवं सामरिक शोध। हरा सूचकांक विकसित किया गया है तो यह विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं? तो वो करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये तीनों करते हैं। तो आप हो गए। विश्व बैंक के 5 संगठन हैं, IBRD, IDA, IFC और मीगा है, और ICSID। तो ये याद कर लीजिए। और ये है 1944 में बना था IBRD, फिर 1956 में बना था IFC, और IDA बना था 1960 में, और मीगा जो बना था 1988 में बना था, और निवेश संबंधी निवेशों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय 1966 में। बहुपक्षीय विनियोगी गारंटी अभिकरण मीगा संबंधित विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना विश्व बैंक के साथ ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 1944 में की गई थी, परंतु इसके सदस्य देशों की सदस्यता 1945 में प्रभावी हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख जिम्मेदारी सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए ऋण प्रदान करना है। यह केवल सदस्य देशों को उनके अंतर्राष्ट्रीय भंडार का पुनर्निर्माण करने और अपनी मुद्राओं को स्थिर रखने के आयात के लिए भुगतान जारी करने तथा मजबूत आर्थिक विकास की स्थिति को बहाल करने हेतु ऋण प्रदान करता है। यह विकास बैंकों की तरह विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान नहीं करता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? तो यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये सदस्य देशों की भुगतान संबंधी समस्याओं को समाधान करने में सहायता करता है। अगला, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण का उपयोग किया जा सकता है? तो वह भुगतान संतुलन में अस्थायी घाटे को पूरा करने के लिए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के लिए संस्थाओं की स्थापना की, तो वो की थी IMF ने, और दूसरा IBRD ने। ये दोनों नहीं है, तो ऑप्शन हो गया A। तो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो विश्व बैंक तो है, संयुक्त राष्ट्र। तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय जो IBRD की स्थापना ब्रिटेन वुड्स में एक समझौते के अंतर्गत 1984 में की गई। चूंकि दोनों की स्थापना ब्रिटेन वुड्स के तहत हुई थी, इसलिए इन दोनों ब्रिटेन वुड्स जुड़वा तथा मतलब IMF और IBRD इन दोनों का जो हुआ था ये, और ये जो है IBRD विश्व व्यापार संगठन तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये विश्व बैंक तो इसको हुआ था, तो इसलिए नहीं कर सकते हम। संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें IBRD, GATT और IMF की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, समानता क्या कहलाता है? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन भी कहलाता है ना। विश्व के विभिन्न देशों के मध्य वाणिज्यिक और वित्तीय संबंधों के विनियमन तथा मौद्रिक प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स माउंटेन होटल में
44 सदस्यों के प्रतिनिधियों ने जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते पर हस्ताक्षर किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि संस्थाएं इसी समझौते के तहत प्रशासनित होती हैं, इसलिए इन्हें ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं भी कहा जाता है। गैट इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, तो गैट को छोड़ के सारे शामिल हैं इसमें। ये गैट नहीं है, बाकी सब शामिल है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 189 है। 190 हो गई क्या? तो 1944 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या जो है वर्तमान में सदस्य संख्या 190 है। 190वां देश अंडोरा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था? तो बना था 1945 में। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था 1945 में, जो कि ऑप्शन नहीं दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत का विशेष आहरण अधिकार प्रतिशत एवं वोट का प्रतिशत कम से कितना है? तो है 2.75% है, 2.63। स्वर्ण चेंज रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, तो यह IMF द्वारा उसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को निर्दिष्ट करता है। त्वरित वित्तीय प्रबंध, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने वाले उपबंधों संबंधित है? तो वह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। पेपर गोल्ड पद का आशय क्या है? तो पेपर गोल्ड का आशय है IMF का विशेष आहरण अधिकार SDR से है। तो ठीक है। स्वर्ण पत्र का आधार किससे है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। नेक्स्ट है, हाल ही में IMF और SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया? तो दिया गया था रेनमिनबी को। तो ठीक है, तो पहली मुद्रा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। अक्टूबर 2018 में किस अर्थशास्त्री को IMF के शोध विभाग का आर्थिक सलाहकार और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो वह गीता गोपीनाथ को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का सुरक्षा कवच है तो WTO है। विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? तो वह अंग है गैट, सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। वर्ष 1948 में गैट की स्थापना के पश्चात विश्व व्यापार की संरचना एवं सदस्य राष्ट्रों की परिस्थितियों में अनेक परिवर्तन हुए, जिसके कारण गैट व्यवस्था में परिवर्तन सुधार आवश्यक हो गया था। इसलिए 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य मतलब मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO का पूर्ववर्ती नाम गैट था और WTO का मुख्यालय अवस्थित है तो वह अवस्थित है जेनेवा में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 1999 में संपन्न WTO की मंत्रियों की बैठक असफल रही क्योंकि इसने व्यापार को जोड़ने का प्रयास किया और इसने श्रमिक संबंधी समस्याओं से और पर्यावरण संबंधी समस्याओं से, दोनों सही, आतंकवाद ये और ऋण संबंधी ये नहीं है, बाकी ये दोनों है, तो हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन 1996 के मंत्रिपरिषद सम्मेलन में हुए प्रमुख अनुबंधों में से एक संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो वो जो संबंधित है वो है आपके WTO का प्रथम एक मिनट, तो सूचना प्रौद्योगिकी में वाणिज्य से। तो WTO का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो सिंगापुर में आयोजित हुआ था में सदस्य देशों में सूचना प्रौद्योगिकी में वाणिज्य और अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ था। इसके अतिरिक्त सिंगापुर सम्मेलन में निम्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ था: व्यापार और निवेश में, व्यापार प्रतियोगिता में, सरकारी खरीद और पारदर्शिता में और व्यापार तत्व का सरलीकरण में। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो दोहा जहां विश्व व्यापार संघ के मंत्रियों की बैठक आहूत की गई थी स्थित है, तो है कतर में। तो 9 से 14 नवंबर 2001 में के मध्य विश्व व्यापार संगठन के चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन दोहा में किया गया था। दोहा खाड़ी देश कतर की राजधानी। विश्व व्यापार संगठन 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 17 जून 2022 के मध्य जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ, जबकि 13वां मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन 2024 में आबू धाबी UAE में संपन्न होगी। नेक्स्ट है, विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में WTO निम्नलिखित से किसके साथ सहयोग करता है? तो वो करता है कोडेक्स एलिमेंटेरियन कमीशन से। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO के पीछे निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य थे? तो विविध देशों के बीच मुक्त व्यापार और संसाधन प्रवाह को संवर्धन, सही बौद्धिक संपदा के अधिकार का रक्षण, विविध देशों के बीच में संतुलित व्यापार की व्यवस्था और पूर्वी ब्लॉक के देशों और पश्चिमी व्यापार के बीच संवर्धन। तो तीनों मतलब चारों के चारों ऑप्शन सही है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी तो हुई थी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन के
अध्यक्ष पास्कल लेमी का स्थान लिया तो लिया था रॉबर्टो ओजेवेडो ने। नोगोज ओगोंजो इवेला ने विश्व व्यापार संगठन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया भी। तो भारत में WTO का सदस्य बना वर्ष कौन सा? 1995 में बना था। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो हाल ही में 147 सदस्य देशों के रूप में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ? तो वह है नेपाल। 23 अप्रैल 2004 को नेपाल विश्व व्यापार संगठन में 147वां देश बना था। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसमें सर्बिया नहीं है, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और कोलंबिया है। तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा वैश्विक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के न्यायपूर्ण सहज संचालन हेतु उपयुक्त नीतियों का निर्माण करते हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा करते हैं। 1 जनवरी 1995 को स्थापित संगठन में 164 सदस्य हैं। 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसका 64वां सदस्य बना। प्रसंग विकल्पों में सर्बिया विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है, पर्यवेक्षक देश है। विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसने व्यापार में उदारीकरण लाए, गलत है। विश्व व्यापार संगठन की उत्पत्ति बहुपक्षीय व्यापार और समझौते के उरुग्वे द्वारा हुआ है। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य व्यापार प्रोत्साहन, व्यापार संबंधी समस्याओं का निराकरण और देशों के व्यापार अभिक्षमता का संवर्धन और व्यापार निगरानी करना है। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा है तो ये रहा है कृषि से संबंधित मुद्दे। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 समूह के निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो डंपिंग रोधी एवं प्रतिरोधी प्रतिपूरक चुंगियां, ये नहीं है। WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे नील बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स देखने को मिलता है? तो WTO के रूप में देखें। भारत में कृषि क्षेत्र में छूट के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियों का प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। और विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। भारत में सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडियों में अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती है। तो पहला और चौथा सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है, विशिष्ट रक्षा उपायों क्रियाविधि मुहावरा निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में समाचारों में चर्चा में आता रहा है? तो वह विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार अधीन सर्वाधिक अनुग्रह भाजन राष्ट्र खंड में विवक्षित है। तो वो कौन सा है? तो सभी देशों के प्रति अधिकतम अनुग्रह। गैट का तात्पर्य क्या है? तो गैट का तात्पर्य है एक मिनट, उसका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गैट कार्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1948 में जेनेवा में। डंकल प्रस्ताव संबंधित है तो बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है, आर्थर डंकल का नाम संबंधित है तो वह गैट से। तो डंकल प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत सरकार के लिए उसके सभी प्रस्तावों को सभी क्षेत्र के लिए स्वीकार करना अनिवार्य है। दूसरा है, कृषि के क्षेत्र में मुख्य प्रस्ताव कृषि संबंधी उपादानों की समाप्ति है। तो पहला दूसरा सही है। वस्त्र के क्षेत्र में बहुतंतु करार के प्रवर्तन को दोहराते हैं, ये भी सही है। नहीं, ये सही नहीं, गलत है। प्रस्तावों को संसद पहले ही स्वीकार कर चुकी है, ये सही है। 1, 2, 4 सही है। गैट के 8वें दौर में, जिसे उरुग्वे दौर कहा जाता है, कि वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हो गया था। इस गतिरोध को समाप्त करने हेतु गैट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकल ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। डंकल प्रस्ताव उपरोक्त 3 कथनों पर सिद्ध है। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? तो गैट से है। अगला शब्द संक्षेप ट्रिम्स के अब क्या बनता है? तो ये बनता है व्यापार संबंधी निवेश उपाय। 3 व्यापार संगठन WTO का समझौता, इसका पूरा नाम ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मैसेज है, जिसका संबंध कुछ शर्तों या प्रतिबंधों से है जो कोई देश अपने देश में विदेशी विनियोगों के संबंध में लगाता है। व्यापार संबंधी निवेश उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिणात्मक निर्बंध निषिद्ध होते हैं। ये वस्तुएं एवं सेवाओं दोनों के व्यापार के संबंधित निवेश उपाय पर लागू होते हैं और ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। तो दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है, ऑप्शन सी। भारत के WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार हैं का अनुसमर्थन किया है। TFA WTO के बाली त्रिस्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है। TFA जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ऑप्शन ए। तो
लंबे समय तक विकासशील एवं विकसित दोनों देशों के व्यापारी सीमाओं के आर-पार वस्तुओं की आवाजाही में अनावश्यक रूप से लगने वाले अधिक समय के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते रहे हैं, क्योंकि इससे छोटे मझोले उद्योग विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। अतः इस समस्या के समाधान हेतु 2013 में बाली में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक में ऐतिहासिक व्यापार सुविधा ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट का हस्ताक्षर किया गया। डब्ल्यूटीओ के कुल 164 सदस्यों में से 2/3 सदस्यों द्वारा इस समझौते का समर्थन कर दिए जाने के बाद यह समझौता फरवरी 2017 से प्रभावी हो गया। अप्रैल 2016 में भारत द्वारा इस समझौते का समर्थन किया गया था। व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय क्या हैं? तो इसके निम्न विषय हैं व्यापार मार्कों और औद्योगिक परिरूप और भौगोलिक संकेत। तो ये तीनों सही हैं और श्रमिक मानक गलत है। अगला, निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते के संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है? तो है पौधा उत्पादन के लिए व्यापार होगा व्यापार मार्ग एकीकृत सर्किट के रूपाकृत का बाह्य प्रारूप भौगोलिक संकेतक पौधा उत्पादन नहीं है। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। दोहा विकास एजेंडा ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, सही है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्रक अभिकरण एजेंसी है, तो पहला और दूसरा सही है। भारत में माल के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किसी संबंधित दायित्वों का अनुपालन करने के लिए लागू किया गया? तो डब्ल्यूटीओ के। नेक्स्ट है, ट्रिप्स समझौता का अनुपालन करने के लिए भारत ने जियोग्राफिकल इंडेक्स ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 अधिनियमित किया। व्यापार चिन्ह तथा भौगोलिक संकेत के बीच निम्नलिखित अंतर है। पहला ये कि व्यापार चिन्ह किसी व्यक्ति या कंपनी का अधिकार है, जबकि भौगोलिक संकेत किसी एक समुदाय का अधिकार है। और दूसरा, व्यापार चिन्ह को अनुज्ञप्त किया जा सकता है, जबकि भौगोलिक संकेत को अनुज्ञप्त नहीं किया जा सकता। व्यापार चिन्ह उत्पादित माल के लिए समनिर्देशित किया जा सकता है, जबकि भौगोलिक संकेत केवल कृषि माल के लिए। तो ये गलत है, तो ऑप्शन हो गया बी। तो भौगोलिक संकेतक कृषि माल उत्पाद तथा हस्तशिल्प के साथ उत्पादित माल के लिए भी अनुशोधित किया जा सकता है। पहला कथन कारण है, तो कथन है विश्व व्यापार संगठन के दायित्व में भारत के कृषि के क्षेत्र में उपदान में कमी करना आवश्यक है, नहीं है। और अगला है, भारत एक विकासशील देश है, तो पहला तो गलत है, दूसरा सही है। विश्व व्यापार संगठन दायित्व भारत के कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कमी करना आवश्यक नहीं है, तो आवश्यक है। डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के अनुसार विकसित देशों द्वारा कृषि को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी 6 वर्षों के भीतर आधार 86 से 88 20% तक, जबकि विकासशील देशों को 10 वर्षों के भीतर 13% तक कमी करने का अनिवार्य है। ठीक है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स और पीस क्लॉज शब्द समाचारों में किसके मामले के संदर्भ में आते हैं? तो ये आते हैं विश्व व्यापार संगठन के लिए। विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती, सिवाय कि इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विकासशील देशों द्वारा आईएलओ परिपाटियों का पालन न किए जाने पर उनके विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के अनुशासित कार्रवाई करने की धमकी दी है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने स्वयं उन आईएलओ परिपाटियों को स्वीकृति कार्यान्वित किया है, तो इसमें जो ए सही है लेकिन आर गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा श्रम मानकों को लेकर विकासशील देशों पर दबाव बनाए रहता है, जबकि स्वयं अमेरिका में श्रम मानकों के परिपालन के प्रति असंवेदनशील है। ऐसा कथन सत्य है और जबकि कारण गलत है। व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार कभी कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? तो वह यूरोपीय संघ के लिए। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? तो वह अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। फिर नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा? तो विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या विश्व सकल घरेलू उत्पाद के 85% तथा विश्व व्यापार के 75% की हिस्सेदारी के साथ G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर वैश्विक सहयोग के लिए 19 प्रमुख देशों और यूरोपीय संघ का एक मंच है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य विश्व अर्थव्यवस्था संबंधित प्रमुख आर्थिक मुद्दे पर विचार विमर्श तथा नीतिगत निर्णय के लिए विश्व के औद्योगिक तथा विकासशील देशों को एक मंच पर लाना रहा है। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में कथन में से विचार कीजिए। G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। यह अधारणी ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। तो कौन सही? 1, 2 दोनों सही है। अगला समाचार में कभी कभी देखे जाने वाला आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण पद का क्या संदर्भ है? तो इसका संदर्भ है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना।
निम्नलिखित में से किस देशों पर नामा 11 का गठन किया है? तो वह विकासशील देश के लिए। सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया? तो ऑक्टोंग के द्वारा। सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2019 से क्या बोलते हैं अंकटॉड द्वारा सितंबर 2019 में जारी किया गया था। अंकटॉड जो है द्वारा 2001 में डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी की गई। निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक है? तो उसका संस्थापक है क्लास स्वाब। तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी। इसके संस्थापक जेनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लॉस स्वाब थे। 1987 में तक इन्हें यूरोपीय मैनेजमेंट फोरम के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1987 में से विश्व आर्थिक मंच कहा गया। ये एक अलाभकारी संस्था है। तो WEF तो 2016 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था स्विट्जरलैंड में। ठीक है, दावोस में। 23 जनवरी 2018 को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वार्षिक सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें वैश्विक चुनौती के रूप में रेखांकित किया गया था? तो किया गया था पर्यावरण परिवर्तन को, आतंकवाद को और संरक्षणवाद को, शीत युद्ध को नहीं। तो ऑप्शन हो गया ए। अगला, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्विट्जरलैंड की रैंक 1 थी, सिंगापुर की 3 थी उस समय और भारत की 72 थी। तो यूएसए की 4 नहीं थी, यूएसए की जो थी 2 थी। तो ये गलत है डी। तो अभी का आप देख लीजिए, भारत के 101 है और यूएसए का 3 है, सिंगापुर का 2 है और स्विट्जरलैंड का 1 है। वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विश्व सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो वह करता है WEF। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो आराम नहीं है, शिक्षा, आर्थिक, स्वास्थ्य, ये सब तो होगा ही। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है? तो वह विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लिंग के अंतर सूचकांक 2020 में भारत में कौन सा स्थान था? तो 112वां था। अभी क्या है? अभी देखेंगे 2022 में भारत का स्थान 146 देशों की सूची में 135वां रहा है, जबकि 2021 में 156 देशों की सूची में 140 था। ठीक है। हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया जाता है तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य? तो एशियाई बैंक का या एशिया प्रशांत बैंक का या कोलंबो का? तो कोलंबो का है। तो भारत 1966 में एशियाई विकास बैंक ADB का तथा वर्ष 1951 में कोलंबो योजना का सदस्य है। यह एपेक का सदस्य नहीं है। एशियाई विकास बैंक भारतीय निवासी मिशन स्थित है, तो स्थित है नई दिल्ली में। अगला है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम एंड संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भारत किसका सदस्य? तो तीनों का सदस्य है। अगला, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। तो अगला, यूरोपीय संघ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ को पूर्व काल में यूरोपीय समुदाय के रूप में जाना जाता था। सिंगल यूरोपियन एक्ट और maastricht संधि इसके निर्माण में मील का पत्थर बने हैं और यूरोपीय संघ देशों के नागरिक दोहरी नागरिकता उपभोग करते हैं। तो तीनों के तीनों से स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ का एक सदस्य है, तो ये गलत है, बाकी तीनों सही है। तो स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है और बाकी छोड़कर शेष तीनों सही है। निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो प्रश्नकाल में पोलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं था और 2004 में पोलैंड यूरोपीय संघ के सदस्य बन गए, तो इसमें से सभी के सभी यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाला यूरोपीय स्थिरता तंत्र जो है, तो क्या है वो? तो वो जो है EU की एक एजेंसी जो यूरो क्षेत्र के देशों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्य नीति डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी पद किससे निर्दिष्ट करता है? तो ये करता है EU को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, FAO पारंपरिक कृषि प्रणाली को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम की हैसियत प्रदान करता है। इसलिए इसी पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? तो संपूर्ण लक्ष्य क्या होगा? तो इसमें केवल दूसरा सही परितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियों और उनसे संबंधित परिदृश्य लैंडस्केप कृषि से विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र पर अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना। तो ऑप्शन बी है, बाकी पहला तीसरा गलत है। सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली
जिसे ग्लोबल इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम कार्यक्रम की शुरुआत खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2002 में वैश्विक कृषि सांस्कृतिक विरासत के प्रोत्साहन एवं संरक्षण हेतु एक पहल के रूप में की गई थी। इसका प्रमुख लक्ष्य ऐसी कृषि प्रणाली को पहचान करना था तथा उसकी सहयोग एवं संरक्षण करना है जैव जैव विविधता तथा अनुवांशिक संसाधनों, ग्रामीण एवं परंपरागत ज्ञान, सांस्कृतिक एवं उससे संबंधित प्रदेशों का संरक्षण एवं पोषण करती है। आईएलओ की 100वीं वार्षिक बैठक ने जिनके हितों की रक्षा का निर्णय लिया है वे क्या है? वो घरेलू नौकर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 से 182 विषय किससे संबंधित है? तो संबंधित बाल श्रम से। सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास रैंक, तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व आर्थिक मंच, तो विश्व आर्थिक मंच होगा। यूएनएससी का तात्पर्य क्या है? तो इसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह 5। और डब्ल्यूटीओ ये किस लिए है? 1 मिनट। तो डब्ल्यूटीओ जो है ये है सामान्य व्यापार और मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निर्दिष्ट करता है। आईएमएफ भुगतान संतुलन और संतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करता है और सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। और आईडीए जो होता है ये नम्य ऋणों की स्वीकृति देता है। तो ऑप्शन हो गया सी। तो पढ़ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी जो के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो आईएमएफसी विश्व अर्थव्यवस्था सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उसकी कार्य की दिशा में सलाह देता है। सही। आईएमएफ को बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक की भांति भाग लेता है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में किसका मुख्यालय सही दिया गया है? तो यूएनओ लंदन, डब्ल्यूटीओ जेनेवा, आईएलओ रोम। तो डब्ल्यूटीओ का सही दिया जेनेवा और यूएनओ का न्यूयॉर्क है और आईएलओ का जेनेवा है और एफएओ का रोम है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह 191। तो अभी 193 देश है, सूडान बना है। तो निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त राष्ट्र संघ में संबंध नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये नहीं है। वो पक्षी निवेश गारंटी अभिकरण का है और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समझौता केंद्र भी है। निम्नलिखित देशों में से विचार कीजिए। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको। ऑक्टैट के अनुसार ऊपरी में से कौन सा देश उभरती हुई अर्थव्यवस्था की कोटि का है? तो तीनों के तीनों है। अगला है आवास और शहरी विकास और एशियाई पैसिफिक मंत्री परिषद सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रथम एपीएमसीएचयूडी भारत में 2006 में संपन्न हुआ, जिसका विषय उभरते शहरी रूप में नीति प्रतिक्रिया और शासन संरचना था। भारत सभी वार्षिक मंत्रिपरिषद सम्मेलनों की मेजबानी एडीबी, एपी और एशियान की सहभागिता से करता है। दोनों के दोनों गलत है। आवास और शहरी विकास एशिया पैसिफिक मंत्रिपरिषद सम्मेलन का आयोजन 13 से 16 दिसंबर 2006 के मध्य दिल्ली में किया गया था, जिसका विषय था 2020 तक एशियाई पैसिफिक सतत शहरीकरण हेतु दृष्टि। तो पहला गलत हो गया। तो भारत में संपन्न हुआ, जिसका उभरते हुए शहरी रूप में एक गलत ही है। और दूसरा है भारत सभी मंत्रिपरिषद सम्मेलन की मेजबानी, तो इसमें जो है उभरते देश का था। तो भारत इसके सभी वार्षिक मंत्रिपरिषद सम्मेलनों की मेजबानी नहीं करता, क्योंकि दूसरा सम्मेलन 12 से 14 2008 के मध्य में तेहरान और ईरान में संपन्न हुआ था। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य समझौता है। ये केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया सामरिक गठबंधन है। तो दोनों के दोनों गलत हैं। 5 अक्टूबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अटलांटा शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान सहित 12 परिप्रशांत देशों के मध्य अति महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौता हुए, जिसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप नाम दिया गया। टीपीपी के यूरोपियन यूनियन के तर्ज पर एकल बाजार बनाने हेतु एक महत्वाकांक्षी समझौता था। ये समझौता का उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य गहन आर्थिक संबंधों की स्थापना तथा सीमा शुल्क सहित एवं आर्थिक समृद्धि हेतु व्यापार प्रोत्साहन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। तो वो एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का मूलतः बैंकॉक समझौते के रूप में 1975 में हस्ताक्षर हुआ था। 2005 में इसे एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट नाम दिया गया। इसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, लाओ, पीडीआर और मंगोलिया, श्रीलंका। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। 13वां कॉन्फ्रेंस 2024-25 फरवरी 2003 आयोजित किया गया था। ये किया गया था क्वालालंपुर में। 2019 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम के समन्वय ब्यूरो की मंत्रिपरिषद बैठक कहाँ हुई थी? तो वही हुई थी वेनेजुएला में। ओपेक
ओपेक का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? तो यह पेट्रोलियम के उत्पादन से पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण, तो सही है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? तो क्या है, चीन और इंडोनेशिया नहीं है। 1960 में स्थापित पेट्रोलियम उत्पाद देशों में संगठन में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ओपेक के सदस्य में चीन शामिल नहीं है। प्रश्नकाल में इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य था, जो 2009 में ओपेक से बाहर हो गया। वर्तमान में ओपेक के सदस्य हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला और इक्वेटोरियल गिनी, गैबन एवं कांगो। निम्नलिखित में से कौन सा साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजन कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है? तो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड नहीं है। ठीक है, तो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजन कोऑपरेशन का गठन जो है यह 8 दिसंबर 1985 किया गया था। इसका मुख्यालय काठमांडू में। इसके 8 सदस्य हैं: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये दक्षिण एशिया से क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो हुई 1985 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? तो कंबोडिया नहीं है। बाकी पाकिस्तान, नेपाल, भारत है। सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंध का अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो हापुड़ में है। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया था 1986 में। अधोलिखित में से कौन सा एक शेष में से भिन्न है? तो यूनिसेफ, आईएमएफ और डब्ल्यूएचओ और सार्क। तो यूनिसेफ, आईएमएफ और डब्ल्यूएचओ वैश्विक संस्थाएं हैं, जबकि सार्क जो है दक्षिण एशिया के 8 देशों के क्षेत्रीय संगठन है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है न्यूयॉर्क में। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये जो है ब्राजील में। अभी जो 2018 में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। ठीक है, और 2020 में इसकी वर्चुअल मीटिंग कोविड-19 में हुई थी, और 2022 वर्चुअल प्रारंभ चीन की मेजबानी में संपन्न हुआ, जबकि 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। किसका? इसका। किसका है ये? ब्रिक्स का कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में होगा 2023 में। ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में कथन पर विचार। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो 2009 में हुआ। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत शामिल हुआ, तो दूसरा सही, पहला गलत है। विश्व की उभरती आर्थिक शक्तियां तथा ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका की सदस्य वाले अंतर महाद्वीपीय समूह को ब्रिक्स नाम से जाना जाता है। पहले यह ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था, परंतु 2010 में दक्षिण अफ्रीका के आधिकारिक रूप से इस समूह में शामिल होने के बाद इसका पुनर्निर्माण ब्रिक्स के रूप में किया गया। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पूर्व ब्रिक्स राष्ट्रों की 2 शिखर बैठकें संपन्न हो चुकी थी। पहली शिखर बैठक 16 जून 2009 के रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित हुई थी, जबकि दूसरी शिखर सम्मेलन 15 अप्रैल 2010 को ब्रासिलिया में, और तीसरी जो है यह जो है 14 अप्रैल 2011 को चीन के सान्या में आयोजित हुई थी। ठीक है, ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? तो 2010 में। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में हुआ? तो हुआ था चीन में। सबसे तेज से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स जो है ने दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो 2009 में शामिल हुआ था। 9वें ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान देश कौन था? तो यह था चीन। ठीक है, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एपेक द्वारा की गई। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में, तो दूसरा सही है। 2001 में ब्रिक्स सदस्य को किसने गढ़ा था? तो गढ़ा था जिम ओ नील ने। विश्व बड़ी उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्था में ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन समूह को ब्रिक्स कहते हैं। इस शब्द का प्रतिपादन 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने किया था। इस समूह का प्रथम सम्मेलन 16 जून 2009 को येकातेरिनबर्ग में हुआ था। ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाला ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ नील निम्न से किस विषय से संबंधित हैं? तो वह है अर्थशास्त्र से। नूतन विकास बैंक ब्रिक्स का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो केबी कामत को। ब्रिक देशों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो वर्तमान में चीन का सकल घरेलू उत्पाद अन्य तीनों देशों के सकल घरेलू उत्पाद के योग से अधिक है। चीन की जनसंख्या किन्हीं अन्य 2 देशों की जनसंख्या के योग से अधिक है। तो इसमें पहला सही था, उस टाइम की न्यूज है, तो अभी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है, तो दक्षिण ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, कनाडा नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ब्रिक्स राष्ट्रों में से किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वह चीन की है।
तो चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, फिर भारत का। संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया संपन्न हुआ था यह अस्ताना में। निम्नलिखित में देशों में से कौन संघाई के 5 सदस्य नहीं है? तो जो नहीं है चीन है, कजाकिस्तान, रूस है, वियतनाम नहीं है। निम्नलिखित में देशों में से कौन एससीओ का सदस्य नहीं है? तो इसमें से जो है प्रश्नकाल संघाई सहयोग संगठन के चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से उज्बेकिस्तान थे। प्रश्नकाल में भारत इस संगठन का एक प्रेक्षक राज्य था, परंतु वर्तमान भारत और पाकिस्तान इसके पूर्व सदस्य मतलब सभी के सभी हैं। इस क्षेत्रीय समूह के इंगित कीजिए जिसमें भारत एक पूर्व सदस्य के रूप में संबंध नहीं है। तो इसमें सभी में है। निम्नलिखित में सभी में कहाँ है? इसमें तो नहीं है, G4 में कहाँ आएगा? ब्रिक्स में है और संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन में। निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद सदस्य नहीं है? तो ईरान नहीं है, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान है। निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकॉन्ग स्वर्णभूमि पर सहयोग परियोजनाओं का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश नहीं है। बाकी भारत, लाओस, वियतनाम है। अगला मेकॉन्ग गंगा सहयोग के 6 देशों की पहल है जिसमें कौन सा देश प्रतिभागी नहीं? बांग्लादेश, चीन, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड। तो इसमें जो है बांग्लादेश नहीं है और तीसरा जो है चीन नहीं है। तो मेकॉन्ग गंगा जो है की स्थापना 2000 में वियतनाम, लाओस में की गई। इसका उद्देश्य 2 महान नदियों गंगा और मेकॉन्ग द्वारा सीमांकित क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग और आधारित संबंधों की स्थापना करना है। गंगा क्षेत्र से भारत तथा मेकॉन्ग क्षेत्र 5 देशों कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम द्वारा मेकॉन्ग गंगा सहयोग पहल शुरुआत की गई थी। अगला है 2000 में मेकॉन्ग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था लाओस में। ठीक है। बिमस्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेल प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये काठमांडू, नेपाल में आयोजित हुई थी और ये गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान परिस्थिति की दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिकतम लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य हेतु अनुभवों को साझा करना था। तो दूसरा सही है। तो बिमस्टेक जो है ये जो है ये बहुक्षेत्रीय तकनीक तथा आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में देशों के समूहों में से कौन सा एक समूह बेनेलक्स देश कहा जाता है? तो कहा जाता है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। उनमें अद्भुत विविधता है। वे सैकड़ों भाषाएं बोलियां बोलते हैं। उनमें 20 जातियों समूह समाविष्ट है। उनमें अत्यधिक औद्योगिकीकृत अर्थव्यवस्थाएं भी हैं तथा सद्योजात अर्थव्यवस्था भी है। वे पृथ्वी के तल के आधे भाग पर फैले हैं तथा उनमें विश्व की 2/5 जनसंख्या निवास करती है। तो ये संदर्भित करता है एपेक्स से। 1 मिनट हो गया। बंटाधार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नाफ्टा से सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन नहीं, मैक्सिको, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका है। नाफ्टा जो है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें त्रिपक्षीय व्यापार के सृजन हेतु कनाडा, मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हुआ 1 जनवरी 1994 को। जिस नवीनतम क्षेत्रीय आर्थिक गुट का निर्माण हुआ है वह कौन सा है? तो है नाफ्टा। ठीक है। नेक्स्ट है साप्टा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो साप्टा गठन 1993 में हुआ था। फिर ISLFTA भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता और साप्टा दक्षिण एशिया मुख्य व्यापार समझौता भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग जो सेका और साप्टा जो दक्षिण एशिया अधिमान व्यापार व्यवस्था। तो इन समझौतों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साप्टा जो था वो 11 दिसंबर 1993 को बना था और 95 में प्रभावी हुआ था और आई साप्टा जो है ये जो है श्रीलंका समझौता 1998 में बना था। उसके बाद 2000 में प्रभावी हुआ था और साप्टा जो है ये 2004 में हस्ताक्षर हुआ था और सेका जो है 2005 में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कौन सा सम्मिलित है? तो ये जो है ये टोक्यो में नहीं है। एशियाई का मुख्यालय जो सिंगापुर में है और एशिया प्रशांत का कहाँ पर है? एशिया विकास बैंक का टोक्यो में नहीं है। ये कहाँ पर है? एशिया विकास बैंक का मनीला में है
मनीला फिलीपींस तथा दक्षिण एशिया का एशियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। और बाकी ये जो टोक्यो में है, टेकोयम नहीं है, कहाँ पर, सिंगापुर में है। ये भगवान। जी15 है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। और इन देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? तो स्पेन नहीं है और बाकी सब हैं। तो G8 देशों के रूप में जाना जाने वाला वर्तमान राष्ट्र समूह पहले G7 के रूप में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस समूह में नहीं था? तो रूस नहीं था। कौन सा देश G8 देश का सदस्य नहीं है? तो भारत नहीं है, जर्मनी, कनाडा और जापान है। G8 का 37वां शिखर सम्मेलन फ्रांस में 26-27 मई 2011 को संपन्न हुआ था। ये DU विले में हुआ था। ठीक है। G8 मॉस्को का पहल संबंधित है तो यह मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना अत्यंत हाल में ही समुद्री डकैती घटनाओं और तेल अधिप्लाव की दुर्घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई। यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु होती है। तो दोनों के दोनों गलत हैं। 29 से 31 मार्च 1995 मध्य मॉरिशस सरकार की पहल पर हिंद महासागरीय देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ावा देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, केन्या, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका जैसे कोर ग्रुप राज्य या सेवन कहा गया। इसके प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में हिंद महासागर रिम संघ बनाने पर सहमति बनी जो आपसी व्यापार के उदारीकरण तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य पर प्रेरित होगा। अगला, भारत, चीन, ब्राजील एवं अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन के भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को कहा जाता है G77। भारत, चीन, ब्राजील एवं अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन के भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह G77 कहा जाता है। इसकी स्थापना 15 जून 1964 को हुई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को आर्थिक सहयोग का संरक्षण है। निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों के संगठन आसियान की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता में। आसियान के कुल 10 देश हैं: इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार तथा कंबोडिया। आसियान किसके लिए है? तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के लिए है। इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं? तो दक्षिण कोरिया नहीं है, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया है। ब्रुनई किस राष्ट्र का समूह का सदस्य है? तो वह है आसियान का। तो निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान, यूएई। निम्नलिखित में से कौन आसियान के मुक्त व्यापार समझौते भागीदार में है? तो पहला है ऑस्ट्रेलिया है, चीन है और भारत है, जापान है और यूएसए और ये ऑस्ट्रेलिया सब नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा नहीं है। तो हो गया। आसियान के वर्ता है चीन, जापान, कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा हांगकांग। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्राय समाचारों में देखने को मिलता है। इस मामले के संदर्भ में आता है देशों में समूह को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आसियान। तो निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय बृहत आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? तो पाकिस्तान नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट है भारत निम्नलिखित में से किनका किनका सदस्य है? तो भारत जो है वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का नहीं है, एपेक का नहीं है और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन का भी नहीं है। यह पूर्वी मतलब ईस्ट एशिया समिट का है। तो ऑप्शन हो गया बी। अगला है वाटर क्रेडिट के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यह जल एवं स्वच्छता कार्य में कार्य हेतु सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करती है। एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व व्यापार, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विकास बैंक के तत्वावधान प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायता के बिना उनकी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के समर्थ बनाना है। तो एक और तीसरा सही है, दूसरा नहीं सही है। तो ये जो है तो दूसरा नहीं सही है। 1 मिनट। नेक्स्ट है ये खत्म होता है। अब हम करेंगे विविध को। तो अब हम करेंगे विविध। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को घोषित किया गया है कि मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो इसको घोषित किया गया मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और पोषक में मोटे अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डायलॉग ए गारंटर ऑफ द पीस के रूप में घोषित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? तो वो मोटे अनाज के लिए।
नेक्स्ट है जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया, तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये डॉक्टर के कस्तूरी नंदन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। दूसरा, यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो कौन सा सही होगा? तो पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो देश में सर्वप्रथम 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई थी। इसके बाद 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुई। इसके बाद 34 वर्ष बाद जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई तथा कथन दो असत्य है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए वर्ष 2017 में वैज्ञानिक के कस्तूरी नंदन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। जून 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैनल के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी नंदन थे। और केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो बना राजस्थान। ठीक है। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। तो सहयोगात्मक फिल्टरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका सामान्यतः ई-कॉमर्स परिचालन में निजीकृत अनुशंसाओं हेतु प्रयोग होता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों इस प्रौद्योगिकी का प्रमुख प्रयोग करती हैं। सहयोगात्मक फिल्टरिंग के तहत किसी प्रयोक्ता की रुचियों के अनुरूप स्वचालित पूर्वानुमानों को दर्शाने हेतु एल्गोरिथम इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किया था तो ये रॉबर्ट ई पार्क ने किया था। नेक्स्ट है इनमें से किसने लुप्त होती महिलाओं का विचार दिया? तो अमर सेन ने। लुप्त होती महिलाओं का विचार अर्थशास्त्री अमर सेन द्वारा दिया गया। इन्होंने वर्ष 1990 में यूरोप और एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते हुए विचार दिया था। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है तो परिवहन एवं संचार विकास से है। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो सूचना, सहभागिता, लेन देन, परिवर्तन है। तो एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है किसका? ग्राफ का और ट्री का। एक सामाजिक नेटवर्क के प्रतिनिधित्व को ग्राफ और ट्री दोनों के रूप में संदर्भित कर प्रस्तुत किया जा सकता है। 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? तो श्रीमती हंसा मेहता थी। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था 2003 में। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वह कौन है? अशोक चावला थे। और भारत सरकार द्वारा 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वह न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को। तो निम्नलिखित में से कौन दुग्ध विपणन करता है? तो वह करते हैं GCMF। काम रूप में भगाओं को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो असम ने किया। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फिक्की का अध्यक्ष कौन है? तो ओंकार एस कंवर है। अपोलो टायर्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ओंकार सिंह कंवर ने 28 दिसंबर 2004 को फिक्की की अध्यक्ष का पद भार ग्रहण किया था। दिसंबर 2022 से शुभ्रकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व में भारत शासन में आर्थिक कार्य का सचिव था? सितंबर 2008 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बना तो वो थे जी सुब्बा राव। IMF के नव नियुक्त प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा। तो ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री पद में कार्यरत रहे हैं? रघुराम राजन। उसके बाद है तो अशोक लाहिरी जिन्होंने वित्त और कंपनी मामलों के मंत्रालय के आर्थिक संबंध विभाग में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। सुमात्रा घोषाल विश्व के सुप्रसिद्ध मैनेजमेंट गुरु थे। वर्ष 2000 में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मैनेजिंग रेडियल चेंज विद इंडियन कंपनीज मस्ट डू टू बिकम वर्ल्ड क्लास काफी चर्चित रही। इनका जन्म 1948 में कोलकाता में हुआ था तथा 3 मार्च 2004 को निधन हुआ था। डॉक्टर सौमित्र चौधरी ये DC रंगराजन की अध्यक्षता वाली प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
तो टीएस कृष्णमूर्ति जो हैं भारत के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचक आयुक्त हैं। केसी पंत अध्यक्ष भारत का 10वां वित्त आयोग है। और एस मुखर्जी जो है भारत भूतपूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के, तो ये गलत है। टीएस कृष्णमूर्ति 2004 में 15 मई 2005 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। केसी पंत 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा आयोजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। एम ए खुसरो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और विकल्प सी सही से मिलित नहीं है। ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। रमेश चंद्र लाहोटी 1 जून 2004 से 1 नवंबर 2005 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अब मिलान करना है एम एस स्वामीनाथन किस लिए, तो हरित क्रांति के लिए हैं। और मोरारजी देसाई किसके लिए है, तो के झा जो है आर्थिक प्रशासन सुधार के लिए। वर्गीज कुरियन जो थे वो दुग्ध उत्पादन के लिए थे। और मोरारजी देसाई बैंकों के सामाजिक नियंत्रण के लिए। तो ऑप्शन हो गया डी। यूपीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखितों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो गायपोरिया समिति जो है बैंकिंग सेवा सुधार के लिए सही है। नान जुनदप्पा समिति रेलवे किराए के लिए। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन के लिए। रेखा समिति जो निर्यात और आयात के सरलीकरण के लिए है। तो ये जो सुमेलित नहीं है। रेखा समिति निर्यात और आयात के सरलीकरण संबंधित नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष करों और संबंधित, जिनमें अपनी रिपोर्ट वर्ष 1992 में सौंपी थी, जबकि शेष तीनों समिति सही सुमेलित हैं। अगला है, कभी कभी समाचारों में आने वाली गौडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी नंदन समिति की रिपोर्ट संबंधित है, तो पश्चिम घाटों के संरक्षण के लिए है। तो सरकारी आयोग और इन सबको देखेंगे, तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य बैंक के लिए है। और रंगराजन गरीबी माफ की कार्यप्रणाली और समीक्षा के लिए है। पारेख समिति जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। नरसिम्हा राव बैंकिंग सुधार के लिए है। तो ठीक है, तो ये सब सही है। सामने सामने मिले हुए हैं, नहीं सामने नहीं मिले हैं, 1 2 1 तो ये है, बाकी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, गोस्वामी समिति जो है औद्योगिक रुग्णता की समस्या के लिए सही है। जानकी रामन समिति शेयर घोटालों की जांच पड़ताल के लिए। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। तारापुर समिति जो बैंकों के ग्राहक सेवा के लिए नहीं। तारापुर समिति पूंजी खाते में रुपए की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित हुई थी। मिलान करना, दत्ता समिति जो है औद्योगिक लाइसेंस के लिए था। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर के लिए। राजमन्नार केंद्र राज्य संबंध के लिए। और चक्रवर्ती समिति जो मौद्रिक प्रणाली के लिए। तो सभी के सभी सामने सामने मिले हैं। तो समितियां बहुत पूछती है भाई। चक्रवर्ती समिति जो है 30 सुधार क्षेत्र के लिए। नरसिम्हा बैंकिंग सुधार के लिए। तेंदुलकर समिति निर्धनता के लिए। और चलैया समिति कर सुधार के लिए। तो ऑप्शन हो गया जाएगा, जो भी होगा, शायद ऑप्शन मिला नहीं है। वो A4, तो A4 तो ये है। फिर A4 है, 2 3 है, 2 3 तो सही से मिला नहीं, देख लीजिए, बाकी याद कर लीजिए। इनमें से देखिए किराधन ये भगवान, ठीक है। तो कराधान समिति किसके लिए है, तो कराधान जो है, 1 मिनट, कराधान समिति जो है वह है पार्थ सारथी सोम के लिए। कृषि समिति जो है वो है अशोक गुलाटी। और नेक्स्ट है मौद्रिक नीति जो है श्री रंगराजन। और भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन और क्या है, नियोजन और राज्य स्तरीय सुधार जो है वो किसके लिए है, वो है अरविंद पनखड़िया के लिए। और राज्य कोषीय नीति जो है ये ये किसके लिए है, ये गोविंद राव के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा है, देख लीजिएगा एक बार, कुछ अगर गलत आपको लगे। 1949 से 51 में एक समिति कौन सी थी, तो 1951 में समिति थी स्थानीय वित्त जांच समिति। और 1953-54 में कराधान जांच समिति थी। 1963-64 में ग्रामीण शहरी विकास समिति थी। 1985-88 में शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग की कमेटी थी। तो ऑप्शन हो गया ए बी सी डी। तो याद करिए 1949-51 ये स्थानीय वित्त और फिर कराधान। ठीक है, ये भी मिलान करना है। तो ठीक है, राष्ट्रीय कृषि समिति जो है 2000 में बनी थी। और समुद्री मत्स्य नीति जो है 2004 में। नवीन विदेशी व्यापार नीति जो है ये 2014 में बनी थी। 7वां वित्तीय आयोग 1978 में।
तो हो गया ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, समुद्री मत्स्य नीति 2004, राष्ट्रीय व्यापार नीति 2014 और 7वां वित्त आयोग 1978। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताएं जो वित्त मंत्री भी हुए हैं, तो वह है सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख आरबीआई के गवर्नर होने के साथ वित्त मंत्री भी रहे हैं। वर्तमान आरबीआई के गवर्नर है शशिकांत दास। विमल जालान प्रथम अध्यक्ष होंगे किसके? व्यय प्रबंध आयोग के। सितंबर 2014 में गठित व्यय प्रबंध आयोग मतलब एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन का प्रथम चेयरमैन विमल जालान को बनाया गया। इसके गठन की घोषणा 2014-15 के बजट में की गई। दो भारतीय घराने जो फोर्ब्स अरबपति सूची के अनुसार विश्व के 50 सर्वाधिक धनियों में से एक हैं, वह है रतन टाटा, अजीम प्रेमजी और कुमार मंगलम बिड़ला और धीरू भाई अंबानी। तो कौन है इसमें से? तो वो हो जाएंगे दूसरे और चौथे। तो इसमें होंगे अजीम प्रेमजी और धीरू भाई अंबानी। ठीक है। अगला है लघु ऋण शिखर सम्मेलन 1997 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन ने किया था। तो जिया मोदी जो हैं वो जेडबी पार्टनर्स कंपनी है इनकी। अनुराधा जे देसाई की कंपनी क्या है? वेंकटेश्वर हैचरीज है। और बिल्लू मोरावाल पटेल की क्या है? तो उनकी अवस्था जेनग्रेन टेक्नोलॉजीज और मीना कौशिक की क्वांटम मार्केट रिसर्च। ऑप्शन हो गया डी। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित निगमों पर विचार कीजिए। अशोक लैंड हिंदुजा समूह और हिंडाल्को उद्योग एवी बिड़ला समूह और सुजलान एनर्जी पुंड लायड समूह। तो इसमें से पहला दूसरा सुमेलित है, बाकी दोनों सुमेलित नहीं, तीसरा नहीं है। तो सुमेलित, जबकि सुजलान बेनर्जी जो है ये एक विंड पावर कंपनी है जिसकी स्थापना 1995 में तुलसी तांती ने किया। यह सुमेलित नहीं है। अगला है ओजीएल फोब। ये किसकी कंपनी मतलब ये क्षेत्र है किसका? तो ये रोजगार का क्षेत्र है। SGRY टीसीएम किसका क्षेत्र है? एक मिनट, नहीं ये विदेशी व्यापार का है फोब का, और ये रोजगार का है। WPI CPI जो सूचकांक है, और CRSL बैंकिंग में यूज होने वाली चीजें हैं, मतलब जो मनी है। अगला है देख लीजिए फ्री ऑफ बोर्ड एक मुख्य निर्धारक विदेशी व्यापार संबंधित है। रुपये थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता सूचकांक, नकदी रक्षा परारक्षित अनुपात है वगैरह। निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 2004 में गठित निवेश आयोग का सदस्य नहीं है? तो कुमार मंगलम बिड़ला नहीं है, बाकी रतन टाटा, सोम गांगुली, दीपक पारिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थबोध करता है? तो वह है नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। भारतीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर श्री रंगराजन। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो विलियम डिक्सर चलचित्र फिल्म और चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के हैं। निकोलसन स्टोन निर्माण प्रौद्योगिकी, ये नहीं है। निकोलसन स्टोन ब्रेन जो है अर्थशास्त्री शिक्षाविद हैं ब्रिटेन के। और ये ब्रायन ग्रीन रज्जु सिद्धांत सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब जारी की? तो उन्होंने जारी की थी 1 जून 2016 को उन्होंने जारी किया था। रतन टाटा नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर से हटाकर कहाँ ले जाने का निर्णय लिया? तो साड़ंद में। और भारतीय उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है? तो आर शेषाई। द मेल ऑन संडे द्वारा प्रकाशित द रिच रिपोर्ट 2004 के अनुसार एशिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं लक्ष्मी मित्तल। नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन। और इनमें से किन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2015 दिया गया? तो दिया गया एंगस डियटन को। अगला निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमिक गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी? तो लिखी थी चरण सिंह ने। ये मिलान करना है इक्वालिटी री एग्जामिन्ड, तो ये अमर्त्य सेन ने लिखा। और द प्राइज ऑफ इनइक्वालिटी जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने। और इनइक्वालिटी वन कैन बी डन, तो लिखा एंथनी बी एंटकिंसन ने। द इकोनॉमिक ऑफ इनइक्वालिटी किसने लिखा? थॉमस पिकेटी ने। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मालवीय जी। नेक्स्ट है जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रशेखर जी थे। जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। जयंत पाटिल समिति संबंधित है, तो यह अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से संबंधित है।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका सिटीजन्स गाइड टू फाइट करप्शन निकाली जाती है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा। आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सलाह हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया था। इस संगठन का नाम क्या है? तो आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद। नेक्स्ट है, भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण निम्न में से कौन सी संसदीय समिति के द्वारा किया जाता है? तो पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी द्वारा। भारत के सीएजी का कार्य करते हैं कौन? तो करते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में। सरकारी आर्थिक शक्ति के सूचकांक के अनुसार वर्ष 2009 में भारत का स्थान था 5वां। विपन्नता सूचकांक किस देश की और मुद्रास्फीति की दर का योग होता है? ये सूचकांक जितना ऊपर होगा उतना वह देश जीवन यापन की दृष्टि से विपन्न होगा। नीचे दी गई आकृति यूरोप विभिन्न देशों का विभिन्नता सूचकांक है। तो ऊपर एक विभिन्नता सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष है? तो ब्रिटेन जीवन यापन की दृष्टि से सबसे विपन्न देश है, तो ब्रिटेन यहाँ पर है। तो बेल्जियम और ब्रिटेन मुकाबले में स्पेन मुद्रास्फीति दर कम है, तो ये तो पहले तो गलत है, ऐसा विपन्न देश नहीं है। और क्या बेल्जियम और ब्रिटेन मुकाबले में स्पेन मुद्रास्फीति दर कम है? तो मुद्रास्फीति दर ये है, ठीक क्या कह रहा है? बेल्जियम और ब्रिटेन, तो यहाँ पर ब्रिटेन है और ये बेल्जियम है। तो बोल रहा है मुद्रास्फीति दर बेल्जियम और ब्रिटेन के मुकाबले स्पेन में, मतलब इन दोनों के मुकाबले स्पेन में मुद्रास्फीति दर कम है, तो बिल्कुल सही है। और तीसरा है, इटली और फ्रांस की बेरोजगारी दर लगभग एक जैसी है। इटली और फ्रांस की बेरोजगारी दर लगभग एक जैसी, तो लगभग की बात हो रही, तो जी हाँ, लगभग एक जैसी ही है। एक सी विभिन्नता सूचकांक जितना ऊपर होगा उतना ही मुद्रास्फीति दर ऊपर होगी, तो ये गलत है। बाकी ऑप्शन हो गया बी। तो अगला है, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लखनऊ को सर्वाधिक विकसित पाया। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा कराए गए हाल ही के 20 राज्यों के अध्ययन में पाया गया कि भारत 2002 की अपेक्षा 2005 में भ्रष्टाचार कम हुए हैं। तो ये सब सही है। और भारत निर्माण योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के लिए गरीबों के लिए मकान बनाने का लक्ष्य ग्रामीण मकानों की कमी का 50% से भी पूरा नहीं करेगा, तो ये दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन बी। बाकी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये मिलान करना है। भारत की रैंकिंग 2014 में कितनी थी, 12 में कितनी थी, फलाना फलाना जो भी है। तो ठीक है भैया, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं। एक मिनट। तो 2014 में कितनी रैंकिंग थी? तो 85 थी भारत की रैंकिंग। और 2012 में कितनी थी? तो 2012 में थी 94। और 2011 में जो थी 95 थी। 2010 में जो थी 87। तो भैया इस तरह के क्वेश्चन भगा सकता है, बहुत घुमाता है ये, खासकर ये PCS। ये देखिए, भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो वो 2007 में प्रारंभ किया था। सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है, तो संबंधित भूमि कीमत से। भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में इस अधिकार की व्यवस्था नहीं है, तो किसकी नहीं है? तो समाज के ऐसे कमजोर वर्गों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट, ये नहीं है। व्यापार एवं माल निशाना एक्ट पारित किया गया था, तो 1958 में पारित किया गया था। POCSO कानून का संबंध है, तो बच्चों से है। अगला, भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में कितने संशोधन से पारित हुआ था? तो हुआ था 9 संशोधन से। नेक्स्ट, केंद्र की नई की सरकार ने हाल ही में माराकेश संधि की पुष्टि की। इस संधि का उद्देश्य क्या था? तो दृष्टिबाधित एवं मुद्रण आयोग लोगों को प्रकाशित रचनाओं तथा तक पहुंच को प्रोत्साहन देना। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947, खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय वन अधिनियम 1927। तो ये जो है चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। अगला है, भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ, तो 1972 में लागू हुआ। पेटेंट द्वितीय संशोधन अधिनियम को भारत संसद द्वारा अंतिम रूप स्वीकृति प्रदान की गई, तो 2002 में की गई। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 15 मार्च को। निम्नलिखित में से कौन एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगला, वर्ष 2000 में प्रकाशित लेखा तथा परीक्षा नियंत्रण की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति मिट्टी के तेल का न्यूनतम आवंटन निम्नलिखित राज्यों को था। नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चुनाव करिए। यूपी, राजस्थान, MP और उड़ीसा तथा बिहार, गुजरात तथा गोवा, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा दिल्ली। तो पहला दूसरा सही है और तीसरा चौथा गलत है, तो ऑप्शन ए होगा।
निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो मध्य प्रदेश में। वर्ष 2013-14 के अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सर्वाधिक है? तो वह चीन में। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई? तो ये लागू हुई थी 2006 में। और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई? तो भारतीय कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी की स्थापना भदोही संत रविदास नगर में की गई। इसमें 2001 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अगला है वीपी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है? तो स्थित है नोएडा में। फिर नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है? नई दिल्ली में अवस्थित है। राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कन्वर्सेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन जिस समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं उनका संबंध किससे है? तो खेती योग्य भूमि की पहचान तथा उनके विकास से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग एवं गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग की संवैधानिक संस्था है। 26/1/1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ऊपर में से कोई विकल्प सही नहीं है, तीनों कथन सही नहीं है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और योजना आयोग की संविधानोत्तर संस्था है और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। फिर ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम आगे का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।